अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और मृत्यु उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। तापासूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, श्री केदारनाथ धाम। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है, मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं कि यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लोग के साथ हानि हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं काफ़ी बार होके आ चुका हूँ वहाँ से। हाँ, यात्रा की थोड़ी सी तैयारी आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों की तैयारी होनी चाहिए, जो कि वीडियो में आप आगे देखेंगे। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। जितनी यात्रा ये सरल और संभव है, ऐसी कोई भी यात्रा नहीं हो सकती। बस अपना हाथ महादेव के हाथ में देना है। कुछ तैयारियां चाहिए हमें, हाइड्रेट रखना है, छोटे छोटे कदमों से आगे चलना है, और बाकी की वीडियो में आप देख ही लेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तापासूत्रा चैनल में आपका स्वागत है। कल मैं जा रहा हूँ केदारनाथ। आज है 6 मई 2022। हमारा प्लानिंग है सुबह अर्ली निकलने का, क्योंकि 2 साल के बाद पहाड़ खुल रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरा ट्रैकिंग बैग है। अक्सर मैं इसी ट्रैकिंग बैग को यूज़ करता हूँ। ये 16 लीटर का है। वैसे तो इसे वाटरप्रूफ बोलते हैं, पर इसको और वाटरप्रूफ करने के लिए ये इसका एक वाटरप्रूफ बैग है जो पीछे से इसको कवर कर देता है। साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक वाटर बॉटल स्टील की। जब भी आप ट्रैकिंग करते हैं तो स्टील की बोतल आपके पास होनी चाहिए। आप पानी भी पी सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप इसमें गर्म पानी करके भी पी सकते हैं। तो एक बॉटल होना बहुत ज़रूरी है। एक टॉर्च के साथ साथ इसको आप पूरा ऐसे कवर कर सकते हैं फोरहेड पे, अगर आपको लेट हो जाता है ट्रैकिंग करने में। किस तरह से गुड पेयर ऑफ सॉक्स, ये मेरे ट्रैकिंग के सॉक्स हैं, और अगर गीले हो जाए, बारिश पड़ जाए, बाकी सब तो सुखा लेंगे, पर गुड पेयर ऑफ सॉक्स होने चाहिए। फिर रात में ठंड अगर लगने लगे तो आप सॉक्स पहन सकते हैं और अपने ठंडक को डाल सकते हैं। ये मेरी है वाटरप्रूफ पैंट। अक्सर मैं ट्रैकिंग में इसको यूज करता हूँ। मेरे पास 2 पेयर हैं इसके। साथ साथ में एक छोटा सा ऐसा बैग होना चाहिए साइड में, कि आप अपना मोबाइल निकाल सकें। कुछ भी अगर किसी को देना है तो आप इसको आराम से ऐसा लगा सकते हैं। आपका मोबाइल, आपका पर्स तो जिप अप किया तो ये थोड़ा सा सुविधा हो जाती है। साथ ही साथ में ये 20 रुपीज़ की, 30 रुपीज़ की स्टिक मिल जाती है। ये मेरी थोड़ी सी प्रोफेशनल है, जो अगर ट्रैकिंग थोड़ी सी और स्ट्रांग है, क्योंकि जब आप चढ़ाई पे चढ़ते हैं या उतरते हैं तो इस स्टिक का सहारा आपको फिसलने से बचाता है। साथ ही साथ में ये मेरा मल्टीपर्पज मफरल है। तो जब मुझे ध्यान करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, तो आप इसको बिछा सकते हैं नीचे, और थोड़ा सा अगर बड़ा ले लें और इसको ठंड पड़ने पे आप लपेट भी सकते हैं। साथ ही साथ में एक छोटा सा बैग और होना चाहिए आपके पास, इन केस कि आपको बैग छोड़ना हो और बैग भारी हो जाए बारिश में, तो छोटा एक बैग होना चाहिए कि कुछ जरूरत का सामान इसमें ले सके। ऊपर ठंडक बढ़ जाती है किसी भी ट्रैक में। मैं जैसे केदारनाथ तो काफी बार जा चुका हूँ, तो ऊपर ठंडक बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छे गुड पेयर ऑफ आपके पास ग्लव्स भी होने चाहिए, सनग्लासेस, और लास्ट में रेनकोट। तो रेनकोट क्या है कि आपको अपर बॉडी को बचा लेता है, तो मैंने सब बता दिया। और हाँ, एक चीज और, जो जैकेट हो आपकी, जो वार्मर हो, बहुत लाइट वेट होनी चाहिए। जैसे ये मेरी फेवरेट है, और -20 तक का भी कुछ इसमें पता नहीं चलता। तो जब आप ट्रैकिंग शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले पार्वती बाग तक बहुत हल्की ठंडक रहती है, तो वहां पर वार्मर नहीं पहन सकते आप। एक ऐसी और जैकेट आप डाल लें, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा सामान आपको कॉस्टली मिल सकता है। तो जैसे मैं आपको बता पाया हूँ, बैग, रेनकोट, जैकेट, सॉक्स, साइड पॉकेट, और अगर किसी को नी में प्रॉब्लम है तो नी कैप, क्योंकि उतरते समय आपको नी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक पेयर आप नी कैप का भी ले लेंगे। जहां तक शूज का सवाल है, तो ट्रैकिंग शूज अवेलेबल है मार्केट में। अच्छे ट्रैकिंग शूज भी ले सकते हैं, वरना शूज की जो भी क्वालिटी हो बहुत अच्छी हो, क्योंकि फिसलन में अगर शूज की ग्रिप अच्छी नहीं हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत ज्यादा मोटा तौलिया ना लें, ऐसे गमछा ले लें जो बहुत जल्दी सूख सकता है। थैंक यू सो मच। आगे की यात्रा मैं बताऊंगा कल।
हम मॉर्निंग में निकलेंगे, मिलते हैं। नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो उत्तराखंड की पावर धरती पर हमारा यहाँ से प्रस्थान हो रहा है। दिल्ली से गाजियाबाद से यात्रा शुरू हो रही है और हम सब दिखाएंगे केदारनाथ आपको अपनी आंखों से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये मेरे सारे भाईगण हैं और हमें यहाँ पर हरिद्वार रहता है ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग 2 से 4 किलोमीटर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो केदारनाथ की अपनी जर्नी में हम पूछे हैं इस समय देवप्रयाग। तो आप नीचे देख सकते हैं ये 2 नदियों का मिलन है, एक है अलकनंदा और दूसरी है मंदाकिनी। और दोनों का कलर डिफरेंस देखिए आप, एक का बिल्कुल हरे रंग पर है, नीचे वाला देखिए बिल्कुल हरे रंग पे, और उसका थोड़ा सा मटमैला है। क्योंकि हमें केदारनाथ की तरफ जाना है तो हमें इस नदी को फॉलो करना है, मंदाकिनी को। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, दो नदियों का मिलन। इसी को कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। इस समय भैया कुछ बोल रहे हैं। यस, इसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं इंग्लिश में। इसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। सो हर हर महादेव, शंभू शंकर। कितना सुंदर दृश्य। इस समय 12:15 हुए हैं और केदारनाथ यहाँ से रहता है 125 किलोमीटर और हम हैं इस वक्त श्रीनगर में। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है और कल पता नहीं बारिश मिले क्या मिले, पर यात्रा तो कल ही शुरू की जाएगी। और मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बारिश पड़ने लगी है। हर हर महादेव। रास्ते में सिर्फ भव्यता और सुंदरता, और ऐसे सुहाने मौसम ने इस आध्यात्मिक यात्रा को और सुगम, सहज और सुंदर बना दिया है। क्यों भक्तों? बहुत ही सुंदर मौसम। केदारनाथ रहते हैं 69। चलिए ऊपर जाना है ना? हाँ, हमें ऊपर जाना है। केदारनाथ का ऊपर है। तो भक्तों, जब भी आप यात्रा पे जाएंगे, छोटे छोटे ये हैं पर ये डायरेक्शन देते हैं कि जिससे कि आप रास्ते से भ्रमित ना हो और सही रास्ते पे पहुँचे। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, आराम से रास्तों को देखकर, चिन्हों को देखते हुए चलें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हेलीपैड है और हेलीकॉप्टर तैयार है श्रद्धालुओं को आगे ले जाने के लिए, बाबा श्री केदारनाथ के दर्शन के लिए। वैसे तो अब काफ़ी प्राइवेट एजेंसी भी हेलीकॉप्टर की सुविधाएं दे रही हैं, परंतु पहले ये गुप्तकाशी व फाटा पर ही इसकी सुविधाएं होती थी, जिसकी पहले से ही पंजीकरण कराना या ऑनलाइन इसकी बुकिंग करानी होती थी। कुछ बुजुर्ग लोग जो कि पैदल नहीं जा सकते हैं, वह हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा को कर सकते हैं, पर इसके लिए पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी किसी भी असुविधा से बचने के लिए।
हम पहुंचने वाले हैं सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से गौरीकुंड रहते हैं 5 किलोमीटर और वहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। वैसे तो ये मेरी दूसरी यात्रा है श्री केदारनाथ धाम की, पर मन में आज भी उतना ही उत्साह है, उतनी ही उमंग है और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मेरी पहली यात्रा है। मन बहुत रोमांचित है और भाव से भरा हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख रहे हैं, पहले हम सोच रहे थे कि गौरीकुंड तक हमें कोई ना कोई टैक्सी मिल जाएगी, बट वो आप सारा जाम देख रहे हैं, वो गाड़ी धीरे 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 चल रही है और सारी पार्किंग को ये नीचे कर दिया गया है। तो अभी हम गौरीकुंड का जो सफ़र है 5 किलोमीटर का, वो पैदल तय करेंगे और मैं गौरीकुंड पहुंचकर आपसे फिर बात करता हूं। जैसा आप देख रहे हैं, ये रास्ता है त्रियुगी नारायण। यहाँ पे माँ पार्वती और भोलेनाथ का विवाह स्थल है और ऐसा विदित है कि सतयुग द्वापर त्रेता से जो उनकी जो विवाह की जो वेदी है, उसमें आज तक भी अग्नि जल रही है। तो अभी केदारनाथ की यात्रा के बाद त्रियुगी नारायण के जरूर दर्शन कराऊंगा। हर हर महादेव। तो हमें इस समय सोनप्रयाग में बेस कैंप है, यहाँ से गौरीकुंड पड़ता है 5 से 6 किलोमीटर। सुबह के इस समय बज रहे हैं 2:45 और यात्रा का ये उत्तम समय है। वैसे तो थोड़ी सी थकावट रहती है और बड़ी अच्छी नींद आती है सुबह, पर अगर आप यात्रा सुबह शुरू करते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ता है। बिकॉज जैसे ही 7:30-8 बजे सूरज महाराज निकलते हैं और धूप निकलती है तो चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये पर्सनल मानना है, ये मेरा मानना है ऐसा कि अगर यात्रा सुबह से आप शुरू करेंगे तो वो सुगम हो सकती है, सुंदर हो सकती है और आप आराम आराम से बिना किसी अवरोध के बैठते हुए, आराम करते हुए, विश्राम करते हुए अपनी यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड में और यहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो गई है। तो जैसे कि हमने यात्रा मॉर्निंग से शुरू कर दी थी, समवेयर अराउंड 3:30, बट आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि 3:30 पे यात्रा अगर शुरू करेंगे तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इतने सारे लोग हैं जाने वाले, यात्रा करने वाले, और साथ में घोड़े की भी व्यवस्था है। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपको कठिनाई हो रही है तो आप इनको इनका शुल्क देके, भैया कितना घोड़े का कितना होता है? 2500 रुपये। सो नीचे तो 2500 रुपये रेट है और अगर आप ऊपर से भी लेना चाहें तो वहाँ से भी आप यात्रा कर सकते हैं। तो ये सुबह के कितने वक्त हो रहा है? इस समय 4 बजे में और आप देख सकते हैं कि आना जाना मार्ग पर। नीचे दिखाइए जगह वहाँ पे, और ये नीचे देखिए, नीचे पत्थर के अंदर नीचे, पता नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ या नहीं। सुबह के 5:44 हो चुके हैं। सुंदर दृश्य, कुछ श्रद्धालु खच्चरों व घोड़े से जाते हुए। पैदल यात्रा का अपना ही एक आनंद है, अपना ही एक रोमांच है, क्योंकि प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखते हुए, बाबा का स्मरण मन में रखते हुए, ओम नमः शिवाय के जाप करते हुए। ये मेरे छोटे भाई हैं संदीप। ओम नमः शिवाय। यहाँ आकर मन अचानक रुक गया है। बड़ा मधुर गाना बज रहा है, भोर भई अब जागो। ये त्रिशूल देखिए, कुछ संतगण हैं जो तैयारी कर रहे हैं आगे जाने की। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर यात्रा आप पैदल करना चाहते हैं तो जितनी सुबह आप यात्रा शुरू करेंगे, लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे, उतना अच्छा होगा, क्योंकि धूप में चलना थोड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हर हर महादेव। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये प्राकृतिक झरना है। भैया आपका नाम क्या है? मयंक। भैया ये ऊपर कोई गांव भी है? कोई गांव नहीं है ना? तो इस झरने का पानी भी आप पी सकते हैं, उसको भर सकते हैं, इस पानी को पी सकते हैं ना। और इसमें न्यूट्रिशन की और मिनरल्स की भरपूर मात्रा है। एक तरह से पानी औषधीय, इस पानी के औषधीय गुण है और ब्लड को और किडनी को और पूरे सिस्टम को प्यूरिफाई कर देता है। प्राकृतिक। ओम नमः शिवाय।
और केदारनाथ कितने रह गए यहाँ से? गौरीकुंड से कितना 6 किलोमीटर हो गया? 6 हो गया, ठीक है, 12 रह गया। सुबह के बजे हैं 6:30 और ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में हमने 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। और बोर्ड पर आप देख ही रहे होंगे श्री केदारनाथ अब सिर्फ रहते हैं 9 से 10 किलोमीटर। एक बात का ध्यान रखें आप, मैं तो काफ़ी ट्रैक कर चुका हूँ, जितने छोटे छोटे स्टेप आप रखेंगे और धीमे धीमे चलेंगे, बहुत ज़्यादा ना रुकें, बड़े बड़े स्टेप ना लें, बीच बीच में पानी पीते रहें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। हर हर महादेव। एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देखा, ये भेड़ें हैं और ये इनके साथ इनके चरवाहे। एक भूटिया बिल्कुल आगे चलता है और एक भूटिया ये देखिए पीछे। क्या गजब का कोऑर्डिनेशन है। सो एक भूटिया पीछे है और एक सबसे वो आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सबसे आगे है और ये हमेशा पीछे ही रहता है। दोनों में गजब का कोऑर्डिनेशन देखिए, वो आगे निकल गया और ये देखो वो पहुंच गया, खड़ा हो गया आगे कि ये खाई में ना जाए। गजब का कोऑर्डिनेशन। चाचा जी आपका नाम? चाचा जी का नाम दशरथ है। तो हम चले थे सोनप्रयाग से सुबह के 1:30-2 बजे और फिर 3 घंटे में यहाँ वहाँ 4 बजे के करीब हम गौरीकुंड पहुँच गए थे और 4 बजे से हमने यात्रा शुरू करी और 8.5 किलोमीटर हो गए। तो बहुत कैसी रही है हमारी यात्रा? 8:30 हाँ जी, नहीं गौरीकुंड से शुभ यात्रा, अच्छी यात्रा है और हम सही चल रहे हैं। दोनों खच्चर वाले एक साथ आए। अच्छा, चाचा जी ये बोल रहे हैं 6 घंटा लगता है चला। चाचा जी ये बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से खच्चर चलते हैं और हमारी चाल और खच्चर की चाल सेम है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ माध्यम से कि धीरे धीरे चलते रहेंगे। हाँ, थोड़ा विश्राम करते रहें, कुछ थोड़ा बहुत खाते रहें अपना और यात्रा को शुभ यात्रा है, शुभ यात्रा रहेगी और सफल यात्रा रहेगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ऑलमोस्ट हम क्लोज हैं, 4 से 5 किलोमीटर रहते हैं श्री केदारनाथ। कितना सुंदर नज़ारा है। यह वह पुराना रास्ता है जहाँ पर पहले यात्रा होती थी। थोड़ा रुक कर 1 मिनट का मौन लिया। कुछ नहीं पता चल रहा कि कभी यहाँ पर रास्ता भी था, पर महादेव के आगे किसकी चली है। ऊपर हेलीकॉप्टर में श्रद्धालुओं ने आना शुरू कर दिया है क्योंकि मौसम साफ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम आराम से जा रहे हैं श्री केदारनाथ। बसते हैं 4 किलोमीटर और ये देखिए एक हेलीकॉप्टर उधर जा रहा है और दूसरी हेलीकॉप्टर उधर से वापस सवारियों को निकल रहा बस सिर्फ थोड़ी दूरी पर रहते हैं। वो डायरेक्शन देते हैं वो कोने पे, उस कोने के बाद है 1.5 किलोमीटर। नमः शिवाय। ग्लेशियर तो कई बड़े, बट केदारनाथ में एक सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यहाँ से महादेव की कुल दूरी 3 किलोमीटर रहती है। बस पहुँच गए। ओम नमः शिवाय। कितना सुंदर दृश्य। तो केदारनाथ के हमारे रास्ते में एक ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वैसे तो छोटे छोटे ग्लेशियर पड़ते हैं और जिन लोगों को बर्फ देखने में बड़ी खुशी होती है, ग्लेशियर के साथ फोटो खिंचाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बीच में एक टनल जा रहा है, आप देख रहे हैं बीच में से लोग निकल रहे हैं और वो देखिए ऊपर वहाँ पर वो जो ब्लू जो लास्ट में निशान है, बस उसके पास एक भोलेनाथ है।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर की रह गई है श्री केदारनाथ से, और मौसम थोड़ा ख़राब है। हेलीकॉप्टर ऐसे रुके हुए हैं, तो कभी भी आप फाटा से या कहीं पर भी जहाँ पर भी हेलीकॉप्टर की अवेलेबिलिटी है और आपको ये बताया जाए कि मौसम ख़राब है, तो मौसम सच में ख़राब होता है। ये देखिए, दोनों यहाँ पे खड़े हैं काफ़ी देर से और मौसम सच में बहुत ख़राब है। देखिए पूरा कोहरा छाया हुआ है। तो ये अभी भी खड़े हुए हैं यहाँ पर और बस मौसम के खुलने का इंतज़ार है। और वो दूर हो रही बाबा जी की चोटी, ये प्रथम दर्शन है। जय हो श्री केदार, जय हो केदार, जय श्री केदार। ये है आपके सामने केदारनाथ बाबा, और इस बार बहुत लंबी लगी है श्रद्धालुओं की, बहुत लंबी। तो आप दूर पीछे तक भी देख सकते हैं, कई किलोमीटर लंबी लाइन। और मौसम सुहाना होता है। जय केदार, जय केदार, हर हर महादेव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीच में है हमारे प्यारे श्री केदारनाथ बाबा। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो श्री केदारनाथ बाबा के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बना दी गई है कि अब किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा श्रद्धालुओं को और मंदिर परिसर को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाने पाए। देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूं। एक येलो कलर का ट्रक खड़ा है जहां पर आप जेसीबी भी देख पा रहे होंगे, और इस मोटी दीवार के पीछे एक और जाली की दीवार बना दी गई है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का पानी या बहते हुए पत्थर ऊपर से आए तो सबसे पहले वह जाली रोके, और जाली के बाद ये 2 से 3 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार रोके, और मंदिर परिसर के चारों तरफ से वह पानी या किसी भी प्रकार का अवरोध निकल जाए, मंदिर परिसर को और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाए। बाबा भोलेनाथ श्री केदारनाथ धाम है, ये 4 धामों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आता है। जब भी आपके पास यथावत समय हो, यहाँ पर आएं, दर्शन करें और बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना डरें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवों के देव महादेव सब पर अपनी कृपा इसी तरह से बना के रखें। नमः शिवाय। श्री केदार बाबा के दर्शन के बाद अब चलते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने, जो कि कुछ ही दूरी पर ऊंचाई पर स्थित हैं। चलते हैं वहाँ पर। यह है भैरव बाबा का मंदिर। कितना सुंदर व कितना प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। यहाँ पर बाबा का श्रृंगार होने वाला है। कितने सिद्ध यहाँ पर आए होंगे, और यहाँ पर यह रंग बिरंगे झंडे देखकर मन आनंद से भर जाता है। और यह त्रिशूल की आकृति तो मुझे बहुत ही पसंद है। इस भैरवनाथ की क्या मान्यता है, यहाँ के महंत जी से सुनते हैं यहाँ की मान्यता कि भैरवनाथ का मंदिर यहाँ पर क्यों स्थापित है। बहन जी प्रणाम। मैं केदारनाथ आया था, पिछली बार भी आया था, पर भैरवनाथ जी के बारे में कुछ पूरी जानकारी नहीं थी। आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? ये भगवान भैरवनाथ जी है, केदार बाबा के द्वारपाल है। 6 महीने इनकी पूजा होता है, 6 माह ये स्वयं पूजा करते हैं और इस पूरी घाटी की देखभाल करते हैं, इसलिए इनका नाम है भूखंड भैरव। भूखंड भैरव जी। धन्यवाद बहन जी। मैं आपके साथ एक पिक्चर भी ले सकता हूँ? ठीक है। अब हम जा रहे हैं मंदिर परिसर की ओर। बाबा जी की संध्या आरती का समय हो गया है। हर हर महादेव।
बोल केदारनाथ बाबा की जय। बोल केदारनाथ बाबा की जय। बोल केदारनाथ बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि केदारनाथ की यात्रा के बाद मैं आपको त्रिलोकी नारायण लेकर चलूँगा, पिता शिव और माँ पार्वती का विवाह स्थल। सोनप्रयाग से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर एक ऊपर रास्ता अलग जाता है जहाँ पर यह है। और इस जगह की ख़ास बात यह है, सतयुग, द्वापर और त्रेता तीनों युगों से यहाँ पर जो विवाह की जो वेदी है उसमें अग्नि अभी भी प्रज्वलित है। तो जब भी आप केदारनाथ जाएं तो मुकुंड भैरव के भी दर्शन करें, और अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो त्रिलोकी नारायण के भी दर्शन अवश्य करें। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। तो जैसे मैं आप लोगों को बताया बाद में, केदारनाथ तो मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, पर इस बार का जो एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा हर बार से थोड़ा सा हटके रहा, क्योंकि इस बार बारिश बहुत थी। और हमेशा जब भी मैं अपनी यात्रा करता था तो या तो सितंबर में करता था या अक्टूबर में करता था। तो इस बार जैसे ही द्वार खुले मंदिर के, तो 6 या 7 तारीख को मैं केदारनाथ में था। तो बेसिक चीज़ जो मैंने इस बार देखी, फिसलन थोड़ी सी ज़्यादा थी, क्योंकि 2 साल कोविड के बाद जब द्वार खुले तो काफ़ी भीड़ थी, फिसलन बहुत थी, क्योंकि 2 साल रास्तों में पूरी धूल की परत जमी रही। फिर बारिश हो गई, और बारिश से फिर क्या हुआ, फिसलन बहुत ज़्यादा हो गई। फिसलन के साथ साथ श्रद्धालु भी इस बार बहुत ज़्यादा थे। एक चीज़ छोटी सी मैं आप लोगों से ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पर देखा है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े वो पहनते हैं, ठंड के मोटे कपड़े पहनते हैं, जबकि इतने मोटे कपड़ों पहनने की आवश्यकता नहीं है। कुछ हाई क्वालिटी की अच्छी वॉर्मर जैकेट्स आती हैं। अच्छा, मैंने देखा लोगों को कुछ इस बार की वो बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल शूज़ में थे, मतलब कुछ लोगों ने वैली पहन रखी थी या जोगर पहन रखे थे, और ऐसी जगह पे फिसलने का खतरा रहता है। कुछ लोग स्टिक का यूज़ नहीं कर रहे थे। और इस बार की मेरी यात्रा अच्छी रही। इस बार की भी मेरी यात्रा बहुत अच्छी मेरी यात्रा रही। तो आप सबसे एक टिप्स है जो मैं 2 से 4 टिप्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ आपको। रास्ते में एक तो बहुत जल्दबाजी ना करें, छोटे छोटे स्टेप रखें। जितना छोटा स्टेप आप रखोगे तो थकावट नहीं होगी। होता क्या है, वहाँ पर धीरे धीरे जब एक एल्टीट्यूड पे आप ऊपर जाते हैं, तो जो मैदान के क्षेत्र में, जैसे मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली एनसीआर का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है इज़ एंटायरली डिफरेंट। और जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, किसी हाइट पे जाते हो, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इस केस में क्या होता है कि जैसे ही आप चढ़ोगे तो आपकी सांस फूलेगी। तो आपको क्या करना है, 5 से 6 कदम रखने हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स रखने हैं। मेरी जो स्ट्रेटेजी है केदारनाथ की है, किसी भी पहाड़ की, मैंने काफ़ी सारे पहाड़ कर रखे हैं। श्रीखंड कैलाश मानसरोवर जी, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मधमहेश्वर एंड गौमुख। एक स्ट्रेटेजी मेरी रहती है, 10 से 20 कदम चलें और फिर 20 से 22 सेकंड का या 10 से 20 सेकंड का रेस्ट करें। बैठे ना, कुछ लोग बैठ जाते हैं, तो बैठने से क्या होता है कि थोड़ी सी हिम्मत पस्त हो जाती है। तो अगेन 20 से 25 कदम चलें, फिर रुकें, ब्रीथ करें। हाँ, हाइड्रेट ज़रूर रखें अपने आप को। अच्छा, कुछ लोगों मैं देखता हूँ कि वो काफ़ी सारा खा लेते हैं, तो खाने से क्या होता है, जो थोड़ी सी लेजीनेस आ जाती है। बिकॉज जो ऑक्सीजन आपको चाहिए पूरी बॉडी के लिए, वो सारा का सारा ऑक्सीजन उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाता है। उससे क्या होता है कि जब पेट में खाना पड़ रहा था तो आपको एक लेजीनेस रहेगी, तो आपकी यात्रा थोड़ी सी उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। बेस्ट चीज़ है कि हाइड्रेट रखें अपने आप को, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, चलते रहें, रेस्ट करते रहें, डीप ब्रीदिंग करते रहें, और अपने आप को भी मोटिवेट रखें, अपने साथ वाले को भी मोटिवेट रखें। और हो सकता है कि अगर कोई आपका साथी ऐसा है कि जो चल नहीं पा रहा है या आपको लग रहा है कि उसकी सांस फूल रही है, तो ऐसे नहीं कि उस पर आप जोर जबरदस्ती करें, उसको डांटना शुरू कर दें। पोर्टर की सुविधा है वहाँ पर, वो रोक सकता है, मे बी अगले साल वो यात्रा कर सकता है। तो जान से किसी के भी ना खेलें। मोटिवेट करना एक अपनी जगह है। तो जैसे आपने सबने सुना होगा कि भक्ति में शक्ति है। मैं हर अपने एक वीडियो में यही कहता हूँ कि अगर महादेव की कृपा आप पे है, अगर आपने सच्ची श्रद्धा से अपना हाथ उनके हाथ में दे रखा है,
तो चाहे वो कोई भी यात्रा हो, किसी भी प्रकार की यात्रा हो, उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। तो मैं फिर एक शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। नंबर 1, हाइड्रेट रखें। नंबर 2, गुड क्वालिटी ऑफ शूज़। इनिशियल वीडियो के स्टार्ट में आपने देख लिया होगा कि मेरी क्या प्रिपरेशन रहती है किसी भी ट्रैक के लिए, तो वो आप शुरू में देख ही लेंगे। तो गुड क्वालिटी ऑफ शूज़, आपके पास एक बहुत अच्छा रेनकोट होना चाहिए, शूज़ अच्छे होने चाहिए, और कोशिश करें कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपका बैग बहुत ज़्यादा भारी ना हो। और सबसे ख़ास बात, कुछ लोग क्या करते हैं, यात्रा थोड़ी सी डिले स्टार्ट करते हैं, 8 बजे या 9 बजे से स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से पार्वती कुंड से आपको यात्रा अपनी 3:30 से 4 बजे, जैसे आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, 3:30 से 4 बजे मैंने और मेरे भाइयों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तो जितना इनिशियल लेवल पे आप यात्रा शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितनी सुबह आप यात्रा करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है या किसी और ट्रैकिंग के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और जितना मेरे पे मुझसे कोशिश होगी मैं उसका आंसर करूँगा कि किस पहाड़ के बारे में आपकी किस प्रकार की तैयारी रहनी चाहिए। भगवान शिव सब पर अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखे। हर हर महादेव। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे हाथ जोड़ के कि जब भी आप कोई खच्चर करें या घोड़ा करें तो सबसे पहले वो भी एक प्राणी है, जब आप पे नहीं चढ़ा जा रहा, वो आपका भार संभाल के, आपके बैग को संभाल के यात्रा पूरी करता है। तो कभी भी ना पोर्टर से ये ना बोले कि अरे तू जल्दी नहीं चल रहा है, तेरा घोड़ा कैसा चल रहा है। वो भी प्राणी है, अगर बीच में उसको प्यास लगती है तो प्लीज़ उसको पानी पीने दें। अपने पोर्टर को डांटे नहीं, घोड़े वाले को डांटे नहीं। मैंने इस बार अपनी आंखों से पहली बार कुछ खच्चरों को मरते हुए देखा। वो खच्चर किसी को जाके घर पे किसी के कंप्लेन नहीं कर सकते ना। तो जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो अपना संपूर्ण समर्पण, जो भी भाव है, अगर आप पिकनिक के तौर पे जा रहे हैं, सिर्फ घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, तो ये एक डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। पर व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिज्म, व्हेन इट कम्स टू भक्ति, या व्हेन इट कम्स टू अध्यात्म, तो थोड़ा सा विश्वास उस ऊपर वाले पर भी रखें। तो जब भी घोड़े वाला उस घोड़े को पानी पिलाना चाहे, या वो रुकना चाहे, या वो लघु शंका निवारण करे, या उसका गोबर करने का मन है, या जो भी वो निर्वत्र होना चाहता है, उस प्राणी पे भी थोड़ी सी अपनी कृपा रखें। थैंक यू सो मच।